स्टूडेंट्स, धनबाद मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज लेक्चर 4 की स्टार्टिंग है, जिसमें कि हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम और उसका स्ट्रक्चर, कि कैसे हाइड्रोजन एटम एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है। ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है, हाइड्रोजन एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है। ठीक है, बोर का मॉडल हमने थोड़ी पिछले क्लास में पढ़ा। तो बोर के मॉडल में हमने क्या पढ़ा था कि बोर का मॉडल है ना हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए वैलिड है ना। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की बात करें तो वो भी हाइड्रोजन के लिए दिए गए थे। ठीक है, बोर के मॉडल के अनुसार बोर ने क्या कहा था कि जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की है वही एनर्जी फोटोन में है। बस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, नेगेटिव में, और फोटोन की एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव में। ये आपको भी देखने को मिलेगा। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट पे हम बात करने वाले हैं इस पे कि ये देखिए ये क्या है। आप पहले जानिए ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियस है। अब देखिए न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, मतलब जिसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल। और प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जैसे इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है ना, ई माइनस लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे ई माइनस है। ठीक है, और ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये ग्राउंड स्टेट में होगा, है ना। फिर फर्स्ट n इज इक्वल्स टू 1 इसको बोलेंगे, n इज इक्वल्स टू 2 बोलेंगे। ये तो बच्चों ये तो क्या है आपका, ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बाउंडेड होगा तो कौन सी एनर्जी होगी, ये वाली एनर्जी होगी। तो ये एनर्जी नेगेटिव क्यों है, क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से। ठीक है, फोटोन में मास है और मास कभी नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए ये वाली पॉजिटिव होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कंसेप्ट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हम ऐसे लिखते हैं ना, हाइड्रोजन क्या लिखते हैं, 1 और 1 ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब मैंने आपको बताया था, कोई भी स्पीसीज एक्स की बात करें, कोई भी आइसोटोप कोई भी स्पीसीज होती है, उसका जो होता है ये Z यहाँ होता है और A यहाँ होता है। अब आप मुझे बताएंगे, पहले की क्लास में हमने पढ़ा है कि A का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास होता है, और इसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर। तो हाइड्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल में पहला नंबर पे आता है, उसका एटॉमिक मास भी 1.00 समथिंग होता है, तो 1 एज्यूम किया जाता है। और इसका एटॉमिक मास और नंबर दोनों के दोनों 1 होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए कि मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ये जंप करके यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो एनर्जी क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। ठीक है, एनर्जी क्या होता है, रिलीज। बेसिकली वो क्या रिलीज करता है, फोटोन। फोटोन का मतलब क्या होता है बच्चों, फोटोन का मतलब होता है पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यानी कि वो फोटोन रिलीज करेगा। ठीक है, अब लेकिन इसको ऊपर जाना होगा, जैसे आपको चढ़ाई करने में, जब आप कार वगैरह लेके जाते हो तो आपको जब चढ़ाई करनी होती है, तो देखिए आपको चढ़ाई करने में कितना ज्यादा मतलब एनर्जी लगानी पड़ती है। ठीक है, गियर कितना बदलना पड़ता है ना। तो उस समय क्या होता है बेसिकली, तो ऐसा समझिए कि एनर्जी एब्सॉर्ब करनी होती है। एनर्जी क्या है, फोटोन ही है। फोटोन एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। और इसमें रिलीज होती है, क्योंकि आपको नहीं होता, आप ऐसे ढलान से जा रहे हो ऐसे कार में, यहाँ से जाने में आपको थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन ऐसे नीचे आने में नहीं लगेगी। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ये -RZ। माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से बाउंडेड है, उसके अट्रैक्शन की वजह से ये माइनस ये डिनोट करती है चेंज इन एनर्जी। ठीक है, ये क्या है, चेंज इन एनर्जी। ठीक है, ये Z अभी आपको बताया, Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर। ठीक है, RH को क्या बोलते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, और Z एटॉमिक नंबर। और देखिए N फाइनल माइनस N फाइनल का ये स्क्वायर है, और N इनिशियल का ये स्क्वायर है। ठीक है, टू मत समझिएगा, ये स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए मतलब इलेक्ट्रॉन जहां एंड हो रही है, जैसे यहां से स्टार्ट, सॉरी यहाँ से देखो, यहाँ से करना था, ये तो न्यूक्लियस है, यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पे एंड हो रही है, एंड इस वाले n इज इक्वल टू 3 पे एंड हो रही है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, ठीक है, इनिशियल पॉइंट का लिखोगे, फिर फाइनल पॉइंट का लिखोगे। तो एंड कहाँ हो रही है, 3 पे हो रही है, तो 3 स्क्वायर लिखोगे। इनिशियल कहाँ है, 1 से स्टार्ट हो रही है, ये देखो n इज इक्वल टू 1 है ना, ये तो 1 का स्क्वायर लिखोगे, है ना। तब आपकी एनर्जी बेसिकली आ जाएगी। अब आप देखिए, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, एज्यूम करिए कि जो है ना चौथे वाले ऑर्बिट से एक, ठीक है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है जो राउंड सा बनाया हमने, 1 2 3 और एक 4, चौथे वाले ऑर्बिट से जा रही है। ठीक है, चौथे वाले ऑर्बिट,
ये ट्रांजिशन हो रहा है, n इज इक्वल टू 4, कहाँ जा रही है, एंड कहाँ हो रही है, चौथे वाले पे, और स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 2 पे हो रही है। ठीक है, ये 1 है और ये क्या है, 2 है, ये 3 है और ये 4 है। समझ रहे हो ना, ये सेकंड से स्टार्ट होकर फोर्थ पे एंड हो रही है, तो आपने एंड जहां हो रही है वो लिखा, स्टार्ट जहां इनिशियल जिसको कहेंगे, इसको एंड हो रही है फाइनल कहेंगे। तो ये जो पूरा कैलकुलेशन है ना, ये करने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, पूरा कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कैलकुलेशन कैसे करोगे, बस इसमें आपको किसकी वैल्यू जाननी है, आर एच की वैल्यू जाननी है। ठीक है, जिसकी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, ये देखिए कांस्टेंट की वैल्यू देखिए, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे 1.097 इंटू 10⁻⁷ मीटर का इनवर्स। ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, मैंने अभी आपको क्या बताया कि फोटोन का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो कोई भी चीज का मोड लेते हो, जैसे -1 का मोड लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। मोड में हर चीज क्या हो जाती है, पॉजिटिव में बदल जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का अगर आप मोड ले रहे हो तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे आएगी, नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव का आप मोड ले रहे हो तो ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। यानी फोटोन वाली एनर्जी कैसी चाहिए आपको, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है, E इज इक्वल्स टू एच म्यू। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना, वो सब पढ़ा है, आइंस्टाइन इक्वेशन भी पढ़ा है ना। लेकिन देखिए एच म्यू, म्यू क्या है यहाँ पे बच्चों, म्यू है फ्रीक्वेंसी, और एच का मतलब हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, आपको जानना है ये क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो एच सी बाई लेमडा, सी बाई लेमडा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। ठीक है, अब सी क्या है ये भी बताया था, स्पीड ऑफ लाइट है, और लेमडा क्या है, ये वेवलेंथ है, ये क्या है, वेवलेंथ। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ही है सी बाई लेमडा बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी का ऐसे, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, और सी यानी स्पीड ऑफ लाइट, लेमडा यानी कि वेवलेंथ। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये हम बेसिकली सारे स्पेक्ट्रम के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना स्ट्रक्चर सबके लिए, लेकिन हमें हाइड्रोजन का पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन एटम के स्ट्रक्चर को समझना है। थोड़ा आप ये भी जान लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी देखिए ट्रांजिशन दिखा रहे हैं, ये ना ऐसे करके बना हुआ है, तो हमने इसको ऐसे लाइंस में दिखाया है। एन इज इक्वल्स टू, अभी मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 और इन्फिनिटी तक, मान लीजिए 7 8 9 ऐसे करके, ये इन्फिनिटी लास्ट लाइन है। ठीक है, जहां पे एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों, इन्फिनिटी पे, एन इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे हो जाती है एनर्जी 0। ये रख के देख लेना फॉर्मूला, 1/इन्फिनिटी क्या हो गया, 0। 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे ये देखिए 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आएगा। यहाँ पे रखोगे ना, यहाँ देखिए -RH इंटू 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी होता है 0, तो RH गुना 0, तो पूरा एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। और ये मैक्सिमम एनर्जी है, बता दूं आपको, ये क्या होती है, मैक्सिमम एनर्जी होती है। ठीक है, ये आपको नोट नहीं करना है, ये आपको समझना है, इसलिए लेक्चर देखना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पीडीएफ से पढ़ने से नहीं होगा, है ना। आप लेक्चर अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, फास्ट करके स्लो करके जैसे भी है ना, साथ में नोट्स बना सकते हो, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो हम साथ में डिस्कस कर ही लेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि यहाँ पर एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम वैल्यू हो गई, मैक्सिमम। ठीक है, अभी आप देखिए मैंने अलग अलग कलर से आपको लाइंस बना के दिखाया है। ठीक है, ये लाइंस एक्चुअली है क्या, देखिए जब भी कोई भी ट्रांजिशन होगा, ठीक है, कोई भी ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन एटम के लिए। अब आप बोलेंगे हाइड्रोजन के लिए तो एक ही एटम है, तो क्या ऑर्बिट इतने सारे होते हैं, हाँ होते हैं, ऑर्बिट तो होंगे। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इस ऑर्बिट से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, वो किसी भी ऑर्बिट पे आ जा सकता है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके पास एक ही है ना, इलेक्ट्रॉन क्या है इसके पास, सिर्फ एक ही है, ये उसका न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, समझ रहे हो ना, तो ये यहां से यहां जा सकते हैं। अभी मैं समझाती हूँ आपको, ये देखिए ये साइन हो गया, ये एक और बना देते हैं, देखिए हाइड्रोजन एटम का यहाँ होगा, n इज इक्वल टू 1 पे होगा, क्या इसके पास सेकेंड ऑर्बिट होगी, थर्ड भी होगी, फोर्थ भी होगी, फाइनल तक होगी बच्चों। ऑर्बिट तो बहुत सारे होंगे, और एनर्जी मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि एनर्जी ऑर्बिट की होती है, यानी शेल की होती है, स्टेशनरी शेल्स की एनर्जी होती है। एनर्जी हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होगी, अगर इलेक्ट्रॉन इस वन लेवल पर है तो इसकी एनर्जी वन लेवल पे जितनी होगी वही होगी।
ठीक है, और जैसे जैसे दूर जाओगे उतनी उतनी, और मैंने ये भी बताया था कौन सी एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, कौन सी नहीं बढ़ती है, क्योंकि आप एग्जाम में जितना एक्यूरेसी पॉइंट्स के साथ आंसर लिखोगे उतना सही से आपको मार्क्स मिलेगा, है ना। मार्क्स इसी से मिलते हैं और इसी से आपकी एसजीपीए जो है वो इंक्रीज होगी एग्जाम में, समझ रहे हो ना। तो ये सब हो गए बच्चों। मान लो कि इस हाइड्रोजन एटम को यहाँ से यहाँ जाना हुआ या फिर यहाँ से यहाँ जाना हुआ, तो मैं बता रही हूँ ऊपर जाने में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, रिलीज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। ऑर्बिट्स है बच्चों, ये बस बता रही थी मैं आपको, ठीक है। अब इधर देखिए, अब इधर पे आते हैं। मान लीजिए कि सेकंड, ये क्या है फर्स्ट, इसी को फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, ग्राउंड लेवल बोलते हैं, ग्राउंड लेवल। और आप बताइए n इज इक्वल टू 1 पे ही इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन एटम क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और हम यहाँ ट्रांजिशन भी कैसा पढ़ रहे हैं। तो मान लीजिए हम सारा का सारा ट्रांजिशन पढ़ रहे हैं कि वो ऊपर से नीचे आ रही है, मतलब एनर्जी रिलीज होने वाली, ठीक है। तो ये उसका स्पेक्ट्रम है, ऐसी लाइंस को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो ये हाइड्रोजन एटम के ट्रांजिशन का क्या है, स्पेक्ट्रम है, ठीक है ना। तो देखिए n इज इक्वल टू सेकेंड से जब फर्स्ट में आई तो कितनी छोटी लाइन बनी, थर्ड से आई तो भी फर्स्ट में आई, फोर्थ से भी फर्स्ट में आई, फिफ्थ से भी आई, सिक्स पे भी आई, तो देखिए इन्फिनिटी से भी आई, तो इतनी सारी लाइन बनी। तो ये कौन सी सीरीज होती है, इसको बोलते हैं लेमन सीरीज, ठीक है, लेमन सीरीज, नाम याद रखिएगा, लेमन सीरीज। इन सबका भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, जैसे हमें हम पढ़ते हैं ना, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल सीरीज इसको कहते हैं। ये क्या होता है बेसिकली, ये क्या होता है, स्पेक्ट्रल सीरीज, है ना। अब कौन सी सीरीज में क्या होता है ये थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, तो देखो कहीं से भी आएगा, n इज इक्वल टू एन, तो इस सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू एन टू एन इज इक्वल टू 1। मान लो कि n 1 से आ, मतलब n 1 से नहीं, 1 छोड़ करके, यहाँ 1 नहीं हो सकता, 1 से 1 में कैसे आएगा, 1 में तो है ही वो, 1 तो उसका फाइनल है, ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल से नीचे न्यूक्लियस में आके थोड़े ना गिर जाएगा, समझ रहे हो ना बच्चों। तो हमेशा आएगा 2 से आएगा, 2 या उसके बाद वाले से, तो या तो 2 से आया या तो 3 से आया, तो 4 आएगा, फाइनल कहाँ पे, 1 पे ही आएगा। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ एंड अप होगा, 1 पे होगा, समझ रहे हो। जैसे वहां पे मैंने ये फॉर्मूला लिया था, जैसे इसके लिए, ठीक है, मान लो कि ये कितने से आ रहा है, 4 से आ रहा है, 4 से 1 पे आया, तो इलेक्ट्रॉन एंड अप कहाँ हुआ, तो एंड अप में आप यहाँ लिखोगे क्या, 1 का स्क्वायर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको बता रही हूँ, 1 का स्क्वायर लिखा आपने, ठीक है, और कहाँ से आ रहा है, 4 से आ रहा है, ऐसे करके। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा कुछ, ठीक है, ठीक है। तो अब सेम बात करते हैं बैलमर सीरीज की, ठीक है, बाल्मर सीरीज, ठीक है। और ये सारी सीरीज आपको दिखाई कहाँ देंगे, लेमन की जितनी सीरीज है वो यूवी यूवी आपको अल्ट्रावायलेट रेंज में दिखाई देगी, ठीक है। अब बात करते हैं बाल्मर सीरीज की। यहाँ कहीं से भी आएगा तो कहाँ पे गिरेगा, 2n इज इक्वल टू 2 पे गिरेगा, मतलब फाइनल देखो 2 पे ही गिर रहा है, 1 पे गिर रहा है क्या, नहीं, n इज इक्वल टू n, n क्या नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता और अब 2 नहीं हो सकता, क्योंकि उसको फर्स्ट जो लाइन बनेगी, फर्स्ट लाइन, इसको बोलते हैं पहली लाइन बाल्मर की, कहाँ से शुरू होती है, 3 से। और जैसे लेमन की पहली लाइन 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 से 1 पे जा रहा है, 3 से 1 2 पे जा रहा है ना। फिर ये भी सेम जाएगा पैटर्न में, देखो धीरे धीरे लाइंस कम होती जाएगी, 3 4 5, मतलब लाइंस देखो, ये वाली लाइंस की बात कर रही हूँ, ये वाली लाइंस जो होती है कम होती जाती है, ठीक है। 6 1 2 3 ऐसे भी ये देखो गैप्स कम होते जा रहे हैं, देखो कितने पास आ गए ये, तो गैप्स कम होते जाते हैं, एनर्जी लेवल गैप कम होती है। देखो ये 6 लाइन है ना, और ये देखो 5 हो गए, फिर 4 हो गए, फिर 3 हो गए, क्योंकि अब यहाँ से इसको चौथे पर ही गिरना है। सेम बिल्कुल सब में ऐसा ही है बच्चों, कुछ भी ऐसा नहीं है ना। ये विजिबल रेंज है, ये आपकी आंखों से दिख सकती है, ठीक है। ये विजिबल रेंज कौन सी, बाल्मर वाली जो 2 पर गिर रही है, समझ रहे हो ना। फिर हम बात करते हैं पास्कल सीरीज की, ठीक है। ये इंफ्रारेड रीजन पे आती है, कौन सी रीजन, इंफ्रारेड। अब ब्रैकेट रीजन पे आते हैं, ब्रैकेट कौन सी रीजन पे आती है, ये भी इंफ्रारेड पे आती है, ये भी इंफ्रारेड रेड पे आती है। ये सब साइंटिस्ट के नाम पर है, ये सब किसके नाम पर है, साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है। ट्रांजिशन आपको बहुत ज्यादा नहीं समझना है, पर आपको थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है। अब देखिए बहुत ही अच्छा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, ताकि आपका प्रैक्टिस हो, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आप एग्जाम में डायग्राम बना सकोगे, एब्जॉर्ब कब होता है, एनर्जी रिलीज कब होता है। अब मेरे को सबसे पहले आप बताइए कि एनर्जी रिलीज कहाँ हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताइए। देखिए ऊपर से नीचे आ रही है तो इसमें क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज। ऊपर से नीचे आ रही है तो एनर्जी रिलीज। और ये देखो ऊपर से नीचे आई ना, और देखो ये नीचे से, ये ग्राउंड लेवल है, देखो ये ग्राउंड लेवल, कौन सा लेवल है, ग्राउंड लेवल। ठीक है, ग्राउंड लेवल को क्या बोलते हैं, n इज इक्वल्स टू 1, और ये तो आपका न्यूक्लियस है, और ये n इज इक्वल्स टू क्या है, 2, ये n इज इक्वल्स टू 3, और ये n इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, इसकी बात कर रही हूँ, और ये इसकी बात कर रही हूँ, इसकी बात कर रही हूँ, और ये इसकी बात कर रही हूँ। समझ में आ रहा है बिल्कुल। देखो ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ग्राउंड लेवल से किस में जा रहा है, ये थर्ड पे जा रहा है, ये किस में जा रहा है, सेकंड पे जा रहा है, पहले से सेकंड पे जा रहा है। तो यहाँ पे एनर्जी क्या एनर्जी आपको एब्जॉर्ब लगानी पड़ रही है इनके डायरेक्शन में। देखो एनर्जी आपको लगानी पड़ रही है, तो मैं देख रही हूँ एरो कैसा बना रही हूँ। ठीक है, ये बस आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, चलो आप ये समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपका। ठीक है, देखो विच ट्रांजिशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू एब्जॉर्प्शन ऑफ अ फोटोन। फोटोन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन अभी बताया। एब्जॉर्प्शन देखो ये इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें तो रिलीज हो रहा है ना बच्चों। पहाड़ ऐसे 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 करके है, तो यहाँ गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी नीचे से ऊपर जा रही है, बिल्कुल ये एग्जाम्पल दिमाग में बैठा लो। गाड़ी नीचे से ऊपर जा रही है तो एनर्जी लगानी पड़ेगी। कौन सी गाड़ी नीचे से ऊपर जा रही है, ये देखो, ये नीचे ग्राउंड लेवल से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जा रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड डी। ठीक है, दूसरे कलर से लिख देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए एंड डी, क्योंकि इन दोनों में क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है ना। ये देखो ए एंड डी। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या हो रही है, गाड़ी नीचे से ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, तो नीचे आ रही है तो आराम से बिल्कुल ऐसे फिसलते हुए चली जाएगी, स्लाइड करते हुए। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, इन दोनों में, किसमें, बी में और सी में, इन दोनों में रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन समझ में आ गया, एनर्जी किसमें लगेगी, किसमें फोटोन चाहिए होगा, ए में और डी में। ठीक है, हाईएस्ट एनर्जी फोटोन एमिटेड, कौन मतलब हाईएस्ट एनर्जी वाला, विच ट्रांजिशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू हाईएस्ट एनर्जी फोटोन। ठीक है, एमिट करेगा, एमिट देखो यहाँ पे एमिट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब बताइए कि एमिशन किस में हो रहा है, सिर्फ दो में हो रहा है, बी में हो रहा है, सी में हो रहा है, यानी इन दोनों में से कोई एक जो होगा, इसमें फोटोन बहुत अच्छी मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी वाला इमिट करेगा। इमिट करेगा मतलब क्या होगा, रिलीज करेगा। यहाँ शब्दों का खेल है बच्चों, एमिट का मतलब भी क्या हुआ, रिलीज करना। ठीक है, एब्जॉर्ब का मतलब लेना, और एमिट करना मतलब रिलीज करना। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो देखो यहाँ पे नीचे जाने पे क्या हो रहा है, एनर्जी लग रही है, नहीं, एनर्जी तो रिलीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि आपको लगानी नहीं पड़ रही है, बस इतना याद रखो, आपको लगानी नहीं पड़ रही है तो क्या बचा, रिलीज, है ना। तो एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो हाई एनर्जी फोटोन किस में रिलीज होगी, तो देखिए इसका ट्रांजिशन क्या है, एन इज इक्वल्स टू क्या है, ये यहाँ लिखती हूँ, एन इज इक्वल्स टू 4, n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये चौथे से दूसरे में आ रहा है, और ये चौथे से पहले पे आ रहा है, तो बताइए किसका सबसे बड़ा ट्रांजिशन है, दिख भी रहा है इसका। तो यानी हाईएस्ट एनर्जी किस में रिलीज होगा, सी पे, किस में होगा, सी पे। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा, क्योंकि ट्रांजिशन भी बहुत बड़ा है इसका। ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटोन एब्जॉर्ब, सबसे कम वेवलेंथ वाला फोटोन एब्जॉर्ब लिखा है। देखिए पहले शब्दों पे जाना है आपको, एब्जॉर्ब लिखा है, एब्जॉर्ब का मतलब समझ रहे हो। देखो ये क्या हो रहा है, एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, इसमें भी एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन देखो इसका ट्रांजिशन कितना छोटा है, 1 से 2, तो इसमें बहुत कम एनर्जी लगेगी, क्योंकि 1 से 2 पे जाना है। ऐसे भी आप ऐसे एज्यूम करिए कि सीढ़ियां हैं, आपको ग्राउंड लेवल से आपको ऊपर जाना है, तो एनर्जी तो इतना दूर जाने पे लगेगी ना, तीसरे जाने जाते जाते आपको ज्यादा एनर्जी लग जाएगी, थर्ड फ्लोर पे जाते जाते। सेकंड पे तो आप तुरंत पहुंच जाओगे, है ना, क्योंकि आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, लेकिन आपको सेकंड क्रॉस करके आपको तीसरे फ्लोर पे जाना होगा, तब आपको एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, आपकी बॉडी को ज्यादा चलाना पड़ेगा। बिल्कुल इलेक्ट्रॉन के केस में भी ऐसा ही है। तो समझ में आ गया ए क्यों होगा, इसीलिए। देखो शॉर्टेस्ट एनर्जी की बात करूं, शॉर्टेस्ट एनर्जी, इसका आंसर है ये, लोएस्ट एनर्जी एब्जॉर्ब, सॉरी देखो इसका, क्योंकि एनर्जी सबसे कम किस में लगानी पड़ रही है, इसमें, उसका आंसर हम देते हैं अभी।
ये देखो, मैं बता रही हूँ आपको। मैंने अभी क्या बोला कि आप फर्स्ट फ्लोर से सेकंड पे जाओगे तो आपको ज्यादा एनर्जी लगानी नहीं पड़ेगी, लेकिन आप फर्स्ट से, और एब्जॉर्ब कहा है, देखो इसमें भी एब्जॉर्ब कहा है, तो एब्जॉर्ब का मतलब है आपको इसमें एनर्जी लगानी पड़े, तो देखो नीचे से ऊपर जाने पे, देखो नीचे से ऊपर जाने पे, क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो नीचे से ऊपर जाने पे यहाँ पे भी एनर्जी लग रही है, यहाँ पे भी लग रही है, लेकिन देखो इसको फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे जाना है, इसको ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी किसको ज्यादा लगेगी, डी को, सबसे कम किसको लगेगी, ए को। ए को क्या लग रही है, सबसे कम एनर्जी लग रही है। अब देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, यहाँ आता है बच्चों कॉन्सेप्ट, ठीक है, अब आता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अभी मेरे को एक बात बताओ कि अभी आपने पढ़ के आए हो E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, और E इज इक्वल टू एच म्यू। तो मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन बताया था और डायरेक्टली, ठीक है, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट है क्या, ये कभी बदल सकते हैं, नहीं, नहीं बदल सकते हैं, ये भी क्या है, कांस्टेंट है, तो यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, पहली चीज। अब देखो यहां से, अब वेवलेंथ बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगी, क्योंकि देखो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये क्या है, डायरेक्टली, देखो आमने सामने, आमने सामने एक जैसा बिहेव करते हैं, ऊपर नीचे बस उल्टा हो जाते हैं, अगर ये घटता है तो ये बढ़ता है, ठीक है। मान लो वेवलेंथ कम हो गई तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। हमें यहाँ क्या बोल रहा है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब में सिर्फ दो केस है, ए और डी, तो अब इन दोनों में से कोई एक होगा, तो आप मुझे बताओ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ यानी कि जिसका वेवलेंथ क्या हो, कम हो, कम हो तो एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, तो आप मुझे बताइए एनर्जी ज्यादा किस में होगी, ठीक है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ उसी की होगी जिसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। एनर्जी ज्यादा किस में एब्जॉर्ब हो रही है, डी पे, है ना, किस पे हो रही है, एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब किस पे हो रही है, डी पे हो रही है, कंसेप्ट समझिए। आपको एब्जॉर्ब बोला गया, आपने सिर्फ दो केसेस देखे, ए और डी, आपको बोला गया सबसे छोटा, आपने सबसे छोटा कर दिया तो एनर्जी ऑलरेडी बढ़ गई, यानी इसमें आपको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही है। अच्छा, यही क्वेश्चन यहाँ पे अगर एमिटेड होता यानी रिलीज होता, चलिए ये सेम क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ, आप जरा दिमाग लगा के मुझे आंसर करिए कि अगर यहाँ पर ये थर्ड वाला केस में अगर यहाँ पे क्या होता, एमिटेड, तो आप क्या आंसर देते, ठीक है। आपको शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालना था एमिटेड यानी रिलीज के केस में, तो आप रिलीज में सिर्फ क्या देखते, बी देखते और सी देखते, ठीक है। अगर आपको एनर्जी रिलीज हो रही है तो दो केसेस आपने देखे। अभी मुझे बताइए कि बी के केस में आपको पता है कि हाईएस्ट एनर्जी आपने अभी निकाला है, हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, सी की है, सी की हाईएस्ट एनर्जी इसको रिलीज करता है ये ऊपर से नीचे आने पे, तो जिसकी हाईएस्ट एनर्जी होगी उसका लिम्बा क्या होगा, छोटा, तो इसका आंसर क्या आ जाता, सी आ जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे रिलीज होता तो या एमिट होता तो, समझ रहे हो ना कंसेप्ट। आप इस लेक्चर को अगर आप चाहे तो दोबारा देखिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपको पूरा कंसेप्ट। ये देखिए हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी फोटोन एमिटेड, ठीक है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी से आ गया, फ्रीक्वेंसी एनर्जी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, फ्रीक्वेंसी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मेरे को बताइए फ्रीक्वेंसी एमिटेड लिखा है यानी क्या लिखा है, रिलीज, देखिए, तो एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अभी मेरे को बताया कि रिलीज वाले में एनर्जी किसकी ज्यादा है, इसकी, देखिए हाईएस्ट एनर्जी फोटोन एमिटेड सी की, तो फ्रीक्वेंसी भी हाईएस्ट किसकी होगी, इसकी, ठीक है। तो आप सवाल और जवाब समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, अब आते हैं कि हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर, जो आपका मेन कंसेप्ट है, ठीक है। आपने बेसिक्स बना लिए अपने, बहुत अच्छा बेसिक्स बन गया, कम टाइम में आपने ज्यादा अच्छे बेसिक्स बनाए। तो देखिए ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन क्या है, ग्राउंड स्टेट पर है, ये देखिए ग्राउंड स्टेट। और अभी ध्यान दीजिए मेरी इंपॉर्टेंट बातों को, n इज इक्वल्स टू 2 है ये, तो 2 को हम क्या कहेंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और ये देखिए ये क्या है, n इज इक्वल्स टू 3, तो 3 को क्या कहते हैं, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, ये भी एग्जाम में लिखा आ सकता है, ठीक है। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में क्या आते हैं आपके, यही आते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा तो ट्रांजिशन कौन सा वाला होगा,
ठीक है, आपका माइनर पेपर है, आपके 10 क्वेश्चन तो एमसीक्यूज में आते ही है, तो आप अपना बेस अच्छा बना के चलेंगे तो आपका पेपर भी अच्छा जाएगा, है ना। अभी देखिए मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन एटम का ये Z है और ये A है और ये Z है। ये क्या है, एटॉमिक मास है, और ये Z क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है, ये पता पता था। अच्छा, चलिए आप हाइड्रोजन एटम के देखते हैं कि इसका एटॉमिक मास कितना है, 1। ए क्या है, एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 1, है ना। और नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होता है, 1 के ही इक्वल होता है, और इलेक्ट्रॉन भी 1। अगर इसमें कोई चार्ज नहीं है ना बच्चों, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, अगर केटायन और एनायन नहीं दिखता है, सिंपल अगर हाइड्रोजन दिखता है, तो जो प्रोटॉन का नंबर है वो इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा किसी भी स्पीसीज में। इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ही तो, ये केटायन है तो एक इलेक्ट्रॉन कम हुआ, ये एनायन है तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा, यही तो होता है बेसिक्स आपका। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कोई बता सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछले क्लास में कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सॉरी न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, क्योंकि हमें न्यूट्रॉन निकालना था। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है बच्चों, यहाँ देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, आपका 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर आपको, एटॉमिक मास का, सॉरी एक मिनट में वापस से लिख देती हूँ, एटॉमिक मास का फॉर्मूला है, नंबर का कोई फॉर्मूला नहीं होता। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है, इधर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ दिखते हैं सबसे अच्छा। हम क्या जानते हैं, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला पे फोकस करिए, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, एटॉमिक मास का सिंबल ए भूलेंगे नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन को जेड भी कहते हैं, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा सेम होता है, इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होता, क्योंकि आपका चार्ज वगैरह दिख जाता है। एटॉमिक मास हाइड्रोजन के लिए क्या है, हाइड्रोजन के लिए ये ए और ये जेड, और ये क्या है 1 और 1। ठीक है, एटॉमिक मास क्या है 1, ये देखो ये एटॉमिक मास हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, ये जेड, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको नहीं पता है, हमें निकालना है। तो अब बताइए क्या हाइड्रोजन के पास एक बचा, 1 1 करिए, माइनस क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 0, किसमें, हाइड्रोजन में, ऐसे वाले हाइड्रोजन में। ठीक है, एक ड्यूट्रियम भी होता है ना, तो इसमें होता है एक, ये देखिए 2 - 1 करेंगे तो निकल जाएगा। सिंपल आप यहाँ से देख के कर सकते हो। देखो ये क्या है, ये प्रोटॉन हो गया, ये एटॉमिक मास हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक मास। तो ये फॉर्मूला ए इज इक्वल्स टू पी प्लस एन। तो ए माइनस पी करेंगे आप, ये क्या है ए, और ये ए माइनस पी करेंगे तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किसी भी स्पीसीज का आ जाएगा बच्चों, चाहे आप क्लोरीन का निकालो चाहे किसी का भी निकालो, आएगा भी आपके पेपर में बेसिक्स ही ज़्यादातर। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।